हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की जो है अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आप इसे ध्यान से 1 2 3 बार जरूर पढ़िए। आप पता करिए कि इसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है विजय अर्जुन से 66.66% अधिक कुशल है। कुशल मतलब इफिशियंट, इफिशियंसी की बात हो रही है। तो विजय को हम क्या मान लेते हैं, बी, और अर्जुन को हम मान लेते हैं ए। 66.66% का मान आप जानते हैं कितना होता है, कितना होता है 2/3। कह रहा है अर्जुन से, तो अर्जुन का क्या होगा, अर्जुन 3 हो गया। 66.66% मतलब 2 अधिक, तो विजय कितना होगा, 3 से 2 अधिक मतलब 5 होगा। तो अर्जुन कितना 3, विजय कितना 5। इफिशियंसी का रेशियो में मिल गया। और कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। विजय अर्जुन ने कार्य शुरू किया और 5 दिनों तक कार्य किया। यदि शेष कार्य चंदन द्वारा 10 दिनों में पूरा किया जाता है तो चंदन अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क हमें चाहिए, तो टोटल वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी इनटू टाइम। टाइम तो यहाँ है कितना 15 दिन। एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो हम मान लेते हैं विजय की एफिशिएंसी कितनी है 5x और अर्जुन की कितनी है 3x। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो गई 5 3 8x। किसकी, विजय की प्लस अर्जुन की। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 8x। तो अब हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 8x और टाइम कितना लग रहा है 15 घंटे, 15 दिन सॉरी, 15 अट्ठे 120 एक्स। टोटल वर्क जो आया हमारा वो कितना आया 15 अट्ठे 120, क्योंकि बोला है ना दोनों मिलकर कार्य करते हैं। भाई दोनों मिलकर 15 दिन कार्य करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी भी तो चाहिए हमें टोटल वर्क के लिए। टोटल वर्क हमें मिल गया। आगे कह रहा है विजय और अर्जुन ने कार्य शुरू किया, 5 दिनों तक कार्य किया। तो विजय और अर्जुन की एफिशिएंसी कितनी है 8x। तो 5 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा, 5 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा, पाँच दिन इफिशियंसी कितनी 8x। तो ये कितना 40x उन्होंने काम किया 5 दिन में। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 5 दिन उन्होंने काम किया तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, टोटल वर्क में से घटा देंगे तो 120x माइनस कितना 40x बराबर कितना बच गया 80x। इतना बच गया। कह रहा है यदि शेष कार्य चंदन द्वारा 10 दिन में किया जाता है, तो शेष कार्य क्या है, तो 10 दिन में कर रहा है चंदन, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, चंदन की इफिशियंसी कितनी होगी, चंदन की इफिशियंसी कितनी होगी भाई। इफिशियंसी के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए। वो वर्क कितना कर रहा है 80 वर्क कर रहा है, 80x वर्क कर रहा है कितने दिनों में 10 दिनों में। अरे यहीं से देख लीजिए वर्क बराबर क्या होता है,
इफ़िशियंसी इंटू टाइम, अगर इफ़िशियंसी चाहिए तो वर्क में से टाइम को भाग दिया, तो वर्क 80 बचा है, 10 दिन में कर रहा है, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 8x। कितनी आ गई? 8x। अब पूछ रहा है कि तो चंदन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अगर उसे टोटल पूरा कार्य करना होता तो कितने दिन में करता? तो हमारा टोटल वर्क कितना है? 120। तो चंदन पूरा कार्य करेगा कितने समय में? पूरा कार्य करेगा कितने दिन में बताइए? टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, क्योंकि हमें अगर टाइम चाहिए तो टाइम के लिए क्या होगा? यहाँ से टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। तो चंदन की बात हो रही है, चंदन की, तो सी मान लिया हमने, चंदन की फिर बात हो रही है, तो चंदन क्या है? टोटल वर्क कितना है? 120 है एक्स। इफिशियंसी चंदन की कितनी है? क्योंकि चंदन काम कर रहा है पूरा अकेले, 8x। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स एक्स कैंसिल, 15×8 = 120। तो कितने दिन में कर लेगा ये? कितने दिन में कर लेगा ये? 15 दिन में चंदन अकेले कार्य कर लेगा। कौन सा हमारा सही है? बी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं जितना लिखता हूँ, ये सोच रहे होंगे कि आपको भी इतना लिखना है, तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इतना आपको नहीं लिखना है, इतना आपके पास टाइम नहीं होता। ठीक, मैं तो समझाने के लिए आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस लिखता हूँ और बताता हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और 1-1.5 महीने बाद तक प्रैक्टिस की अपनी, तो आपको पता चल जाएगा कितना हमें लिखना है, कितना नहीं। क्योंकि जो आपको याद हो जाता है वो लिखना नहीं है, जो याद नहीं हो पाता वही आप लिखते हैं। ठीक, तो चलिए आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 7200 रुपए की राशि 8% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया और उसे जो है 2304 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। यदि वही व्यक्ति 800 रुपए कम राशि को पिछली ब्याज दर की आधी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? ठीक है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, प्रिंसिपल तो पता है भाई 7200 है, 800 कम कर देंगे, टाइम भी दिया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। तो हम ये पहला जो पॉइंट है हमारा, उससे हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है? PRT/100। PRT/100, तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा? SI/100 अपॉन PT। SI कितना है? 2304 इंटू 100, 7200 है P। टाइम कितना है? 2 साल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, 2 से काट देते हैं, तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक, ये हो गया। आप कितने से कट जाएगा? 4 दूनी 8 कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 38, 4 38, 18 चौक 72। फिर 2 से कट जाएगा, 144। यहाँ कितना? 9। 18 अट्ठे 144 होता है, तो 9 16 में 144 हो जाएगा। तो कितना? 16% हमारा आर का मान आ गया। कितना आ गया? 16%। ठीक, आर का मान कितना आ गया? 16% आ गया। अब कह रहा है यदि वही व्यक्ति 800 रुपये कम को पिछली ब्याज दर की आधी दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है तो कितना? तो कितना होगा इंटरेस्ट? इसमें तो बोला नहीं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम किस क्या लेंगे? सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। 800 कम मतलब 7200 था, तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 6400। पी हो गया। आर का मान कितना है आधे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? तो कितना? 16 है तो 8 पर। टाइम कितना है? 2 साल। अपॉन 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कैंसिल कैंसिल, 8 दूनी 16 गुणित 64,
16 गुणते 4 कर देता हूँ, 16 चौका 64, 8 दूनी 16, 16 16 ये हम 256, 256 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1024। कितना? 1024 रुपये ब्याज में मिलेगा। तो कौन सा हमारा सही है? ई। ठीक। तो ये क्या था हमारा, आप फॉर्मूले से कर रहे हैं, आप सीधे सीधे यहाँ पे देख लीजिए कि अगर 7200 पे 1 साल में 8% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिल जाएगा? 2 साल में कितना मिल जाएगा? 2% तो 7200 का अगर हमें कितना मिल रहा है ब्याज? 2300। तो 2304 रुपये ब्याज मिल रहा है हमें कितने पे? 7200 के 2% 2% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे दिया, तो ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये हम काट लेते हैं 18। ये कितने का स्क्वायर है? ये कितने का स्क्वायर है? ये हमारा है 48 का। 48 48 और ये कितना हो गया हमारा? 24 दूना 48 यानी 72, 24 दूना 48, यहाँ कितना बच गया? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना? 16। तो आर का मान कितना हो गया? 16% डायरेक्ट हो गया यहाँ से। और 16% पूछ यहाँ पे कह रहा है सीधा सीधा कि 800 कम 6400। ठीक, कितना? 6400। और कितने साल के लिए? इसका आधा ब्याज दर जो है वो आधा, 2 साल के लिए इसका आधा मतलब 8%, 2 साल के लिए फिर से 16% हो गया, तो 16% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1024 होगा ये। तो ये हमारा जो था पूरा बेसिक से आपने अगर शुरुआत किया होगा तो आप ऐसे ही करिएगा, फिर बाद में आप शॉर्ट अपने आप करने लगेंगे। ये कि शॉर्ट तरीका जो है वो आप अपने माइंड में ही करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है? ई। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, कैसे आपको बेसिक करनी है, कैसे शॉर्ट करना है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि जब आप बेसिक आपका स्ट्रांग होगा ना तो शॉर्ट अपने आप बनेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। सत्य आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब आप खुद से सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि गलतियाँ आप कहाँ कर रहे हो और कहाँ नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन जब आप करने बैठोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये गलती नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने वीडियो ऐसे देख करके फिर सोचा कि हमें आ जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको वीडियो देखने के बाद काफ़ी दिनों तक याद रहता है। ठीक है, अगर आप उसमें कैटेगरी में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरा मानना है कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इम्प्रूव जरूर होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ करना कैसे। कह रहा है अतुल और राजू ने कुल 30,000 का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। यदि राजू को 9400 का कुल लाभ प्राप्त हुआ होता है और राजू के लाभ और कुल लाभ का अनुपात 7:15 है तो अतुल द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें। जब दोनों ने समान समय के लिए निवेश किया है तो आपको एक चीज मैंने बताई थी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लेकिन वो बोला है कि टाइम दोनों के लिए समान है, तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? इन्वेस्टमेंट के। हो गया कि नहीं? अगर टाइम समान है तो दो लोगों के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट डायरेक्टली किसके? इन्वेस्टमेंट के समान है। हो गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए अगर मैं ए P1 P2 I1 I2 ये कर लूँ तो दो लोगों के लिए क्या होगा? P2 I2 इंटू T2। और टाइम समान कह रहा है तो टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? प्रॉफिट 1 का प्रॉफिट 2 जो है वो किसके बराबर? इन्वेस्टमेंट 1 एंड इन्वेस्टमेंट 2 के बराबर ही होगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ भी मैंने सॉल्व कर लिया। यही तो आएगा, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन? अतुल एंड राजू। अतुल का देखिए प्रॉफिट कितना है? 7 और ये टोटल है 15, तो राजू का कितना होगा?
8, ये किसका है? प्रॉफिट का रेशियो है। अगर कह रहा है टाइम समान है तो टाइम कुछ भी मान लीजिए, हम मान लेते हैं 1 साल, 1 साल तो 12 मंथ से अगर भाग देंगे तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट बराबर क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो अगर प्रॉफिट में मैं टाइम से भाग दे रहा हूं तो क्या मिल रहा है हमें? इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो यही तो हमने बताया भी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये देखिए बराबर है, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ का है इन्वेस्टमेंट का 7 और 8, क्या आ गया? 7 और 8। तो मैंने यहाँ भी तो बताया ना कि अगर टाइम समान है तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट का होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट का होगा। अगर टाइम समान है तो ये प्रॉफिट का रेशियो है, मैं 8-7 में टोटल प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? हम मान लेते हैं कि इन्होंने 7x, अतुल ने और राजू ने कितना 8x इन्वेस्ट किया, तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 15x। लेकिन वो कह रहा है कि 30,000 इन्वेस्ट किया, तो x का मान कितना आ गया हमारा? 2,000। कितना आ गया? 2,000। तो x का मान 2,000। तो पूछा क्या है हमसे? अतुल द्वारा निवेश की गई राशि। तो अतुल कितना इन्वेस्ट किया? 7x। तो 7 गुणित 2। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्या हुई है कि राजू का लाभ कुल लाभ से, तो यहाँ पे राजू का लाभ बोला, जो 7 है वो राजू का है, और ये जो है टोटल ये किसका है? अतुल। तो ये उल्टा हो गया, तो कोई बात नहीं, बाकी सब प्रोसेस जो कहानी है वो सेम वही रहेगी। तो x का मान 2,000 आया है, तो 8x है किसका? अतुल का। तो पूछा किसका है हमके? तो हमसे पूछा है अतुल द्वारा, तो अतुल कितना है? 8x। तो x का मान 2,000, तो 8x का मान कितना? 16,000। कितना? 16,000। कौन सा आंसर हमारा सही होगा? सी वाला। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। जहाँ पे बोला गया था कि राजू का, मैंने अतुल का ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बाकी कहानी तो सेम है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है इस पे। लेकिन आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य इसके लागत मूल्य से 50% अंकित किया। कहने का है यहाँ क्या दिया? मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है। 50% का मान कितना होता है? 1/2 ही तो होता है। कह रहा है कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक, तो कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 2। 50% अधिक मतलब मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 3। तो मार्क प्राइस 3 एंड कॉस्ट प्राइस 2 का रेशियो आ गया। आगे कह रहा है उस पर क्रमशः 20% और 5% की 2 छूट दी गई। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? मार्क प्राइस छूट किस पे दी जाती है? आपको भी पता है कि छूट किस पे दी जाती है। जब भी आप मॉल में या कहीं भी शॉपिंग सेंटर में जाते हो तो आप छूट किस पे मांगते हो? जो आप लेते हो कपड़ा, जो भी लोगे, उस पे जो टैग लगा होता है वो तो वही तो होता है मार्क प्राइस, उसी पे तो आप छूट मांगते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप सेलिंग प्राइस पे जाके पूछो भैया ये कितने का बेचेंगे आप, उसने कहा कि भैया हम 500 का देंगे, और फिर उस पे आप छूट मांगते हो। जो रियलिटी होती है कि वो जो टैग लगा होता है उसी पे आप डिस्काउंट मांगते हो। ठीक है, गांव वाली कहानी अलग है भाई, कि जाके उस पर 500 रुपये लिखा हुआ है, और जाके उस पर दुकानदार ने कहा कि ये आपको मैम 400 में पड़ेगा, तो औरतें वहाँ के उसमें भी कम करा लेती हैं। वो यहाँ रूल लागू नहीं होता। यहाँ पे जो है वो मॉल वाला रूल लागू होता है कि जो दिया जाता है, मतलब जो टैग पे लगा होता है उसी पे डिस्काउंट लेते हैं बस। ठीक है, जो भी लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 20% तथा 5%। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। मतलब 5 की वस्तु, जो मार्क प्राइस हमारा कितना है? 5 है। तो 20% का डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस कितने पे वो बेचा? 4 पे, एक कम। तो कितने पे? 5 का सामान 20% डिस्काउंट मतलब 4 पे उसने दे दिया।
आगे कह रहा है एक और छूट देता है, तो 5% का मान कितना होता है? 1/20। अगर मार्क प्राइस हमारा 20 है तो 5% की छूट मतलब कितने का? 1 की छूट, तो बेचेगा कितने पे? 19 पे। तो डिस्काउंट दे दिया उसने। हम देख ले लेते हैं ऑल ओवर डिस्काउंट हमारा कितना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंचे 20, तो ये कितना? 25, और ये कितना? 19। तो यहाँ पे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो हमारा कितना आ गया? 25-19। यहाँ कितना है? 3-2। तो भाई एक ही वस्तु है तो मार्क प्राइस अलग अलग कहाँ से होंगे? वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हमें मर्ज करना है तो हमें पहले मार्क प्राइस सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा? 75 होगा। अगर यहाँ 75 बनाना है तो 25 का गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ 25 का करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी 25 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 75 बनाना है तो 3 का गुणा करेंगे। जब यहाँ गुणा किया तो 3 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया हमारा है? 75। और ये कितना हो गया? 19 त्रिक 57। और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 50। हमें रेशियो मिल गया सबका। कह रहा है कि यदि दुकानदार को 378 रुपए का लाभ हुआ यहाँ पे, लेकिन हमें कितने का लाभ हुआ? 7 यूनिट का लाभ हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई 378 रुपए का लाभ हुआ रुपए में। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 7 पचे 35, 7 चौक 28 रुपए का 1 यूनिट का मान 54 रुपए हो गया। तो पूछ रहा है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 50 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 54, तो 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2700। कितना भाई? 50 को क्या लिख सकते हैं? 100/2 लिख सकते हैं। 100/2 ये कितना हो जाएगा? 27 दूना 54, 2 से काट दिया तो 27। 100 का गुणा करेंगे तो कितना? 2700 रुपये। कौन सा हमारा सही है? ए वाला। ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना। पहले कितने का? 20% का, फिर 5% का। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप सोच लीजिए अगर सिंगल डिस्काउंट देता तो कितना देता। आप एक फॉर्मूला जानते हैं कितना सिंगल डिस्काउंट के लिए? 2 डिस्काउंट अगर जगह एक सिंगल डिस्काउंट देता तो कितने का देता? एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100। ये तो जानते ही होंगे फॉर्मूला आप। तो अगर एक जगह 20% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर एक जगह 5% का डिस्काउंट दे रहा है, प्लस एक्स और आई का मान कितना हो जाएगा? -20 एंड टू -5 अपॉन 100। तो ये कितना? 20 पंचे 100, 5 एक का 5, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना है? 1 आया। तो यहाँ देखा जाए तो कितना? 20 5 25 -24 का सीधा सीधा डिस्काउंट दे रहा। कितना का? 24 का। और 24% का मान कितना होता है? आप भी जानते हो। अगर 24 पूछे कोई परसेंट का मान तो क्या करोगे? 24/100 कर दोगे। तो ये कितना होगा? 4 से अगर करें तो 4 छंग 24 और 4 25। तो अब बताइए 24% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर सिंगल 20 और 5 का डिस्काउंट न देके 24 का देता भाई डिस्काउंट, तो 25 का मार्क प्राइस वाला वस्तु, तो 24 का डिस्काउंट मतलब कितने का देता सेलिंग प्राइस? 19 में। तो यही तो हमारा आया है। कितना? 25-19 आया है। ये 25-19, ये तो 3 तक गुणा तो हमने बाद में किया है ना। 25-19 आया, यहाँ भी तुम्हारा 25-19 आया। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, लेकिन ये चीज़ें जो है, ये रेशियो मेथड जो है ये ज़्यादा आसान है आपके लिए। मैं यही कहूँगा कि आप इसका उपयोग ज़्यादा कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर बताता हूँ मैं कैसे करना है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा ऋत्विक ने एक परीक्षा में 128 अंक प्राप्त किए, जबकि रजत को कुल 40% अंक प्राप्त हुए। यदि ऋत्विक ने 12.5% अधिक अंक प्राप्त किए होते और रजत ने अधिकतम अंकों से 142 अंक कम प्राप्त किए होते तो ऋत्विक का स्कोर रजत के स्कोर का आधा होता। तो इसमें जो जो कहता जाए वो करते जाइए। तो ऋत्विक की बात हो रही तो हम आर ले लेते हैं,
ऋत्विक का स्कोर कितना है, उसने कितना प्राप्त किया, 128 नंबर प्राप्त किया, जबकि रजत ने, ऋत्विक लिख लेता हूँ भाई क्योंकि आर आर दोनों है, ठीक है, ऋत्विक और रजत, रजत जो है उसने कितना प्राप्त किया, 40%। तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो स्कोर है हमारा वो कितना है, मैक्सिमम मार्क कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है हमारा, एक्स मान लिया। तो एक्स का इसने कितना 40% प्राप्त किया, टोटल का 40%। तो आगे कह रहा है यदि ऋत्विक ने 12.5% अधिक अंक प्राप्त किए होते, कौन, ऋत्विक ने अगर 12.5% अधिक अंक प्राप्त किए होते तो 128 का उसने प्राप्त किया, अगर 12.5% का मान कितना होता है, जाहिर सी बात है 12.5% का मान जानते हैं कितना होता है, 1/8। तो 12.5% का मान अधिक मतलब 8 से कितना 12.5% अधिक मतलब 1 अधिक 9 प्राप्त किया होता है। अभी उसने कितना प्राप्त किया, 128, मैं कह रहा हूँ 8 प्राप्त किया, लेकिन उसे प्राप्त कितना करना चाहिए, 12.5 मतलब 9 अधिक, तो 8/9 होता है। तो ये कितना हो गया, 8 एक 8, 48, 16 नहीं 144 अंक। बोल रहा है कि अगर उसने 144 अंक प्राप्त किया होता और रजत ने अधिकतम अंकों से 142 अंक कम प्राप्त किए होते, अधिकतम अंक हमारा कौन सा है, x, उसने कितना 142 कम प्राप्त किया होता, तो क्या होता, ऋत्विक का स्कोर रजत के स्कोर का आधा होता। ये रजत है, कह रहा है कि ऋत्विक का स्कोर रजत के स्कोर का आधा होता, कौन आधा होता, रजत, ऋत्विक। अगर मैं इसको भी आधा कर दूं 1/2, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब गुणा कर लेते हैं, इधर 288 हो जाएगा, x माइनस 142, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 12, जुड़ जाएगा 300, 330 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना है, 330, ठीक, कितना है। तो आगे इसमें तो कुछ पूछा नहीं है, अच्छी इंग्लिश, फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर, पूछ रहा है इन दोनों के बीच का स्कोर का अंतर बताना है। तो ऋत्विक ने कितना प्राप्त किया, 128, और रजत ने कितना प्राप्त किया है, मैक्सिमम का 140%। तो मैक्सिमम कितना है, 330 का 40% कितना होगा, 40/100, कितना हो गया ये, 4×3=12, 4×3=12, 1 13, 132 मार्क्स ने प्राप्त किए। अब कह रहा है डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 132 माइनस 128, 40%, इसका कितना होगा भाई, 4×3=12, 132, और इसने कितना 128 अंक प्राप्त किया है, तो उस हिसाब से तो कितना 4 ही हो रहा है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 300, एक 430 होगा, सॉरी 430 होगा, तो 430, ठीक। तो अब करेंगे 4×3=12, 4×4=16, 17, 172, 172 माइनस 128, तो कितना हो जाएगा ये 44 अंक ज्यादा। तो कितना डिफरेंस आया, 44 मार्क्स। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, ई वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। जब किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 30% और 15% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 299 सेमी स्क्वायर हो जाता है। तो त्रिभुज का वास्तविक
मतलब मूल क्षेत्रफल क्या था ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये चीज तो पता है ना आपको, कितना होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही तो होता है। बेस इंटू हाइट 1/2, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। कि ओल्ड, एक देख लेते हैं ओल्ड वाला एक न्यू वाला, क्योंकि दो बात हो रहा है, क्षेत्रफल, ओल्ड क्षेत्रफल और न्यू। तो कह रहा है यहाँ पे कि किसी त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई जो है कम से 30% और 15% बढ़ा दी जाती है। तो ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ऊंचाई कितना पहले, ओल्ड वाला और न्यू वाला। तो कह रहा है 30% बढ़ा दी जाती है, 30% का मान कितना होता है 3/10। तो पहले 10 थी, 30 बढ़ाकर 13 कर दिया गया। ओल्ड कितना 10 था, अब बढ़ाकर 13 कर दिया गया। मतलब हाइट की बात कर रहा है तो पहले 10 था, अब 13 कर दिया गया। अब बेस की बात कर लेते हैं, ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू कह रहा है 15% बढ़ा दिया जाता है। तो 15% का मान कितना होता है 3/20। ओल्ड जो था हमारा 20 था, 15% बढ़ा दिया, अब न्यू वाला कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो बेस की बात कर रहा है, ये हाइट की बात कर रहा था, ये बेस की बात कर रहा है। तो पहले 20 था, अब बढ़ा करके कितना 15% 23 हो गया। यहां से समझ में आया। तो बेस की बात कर रहा है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ये कर देते हैं पूरा, क्योंकि ये रेशियो दे रखा है तो मैंने एक्चुअल में 20 इतना मान लिया। अब बताइए कि यहाँ पे ओल्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, ओल्ड की हाइट कितनी है 1/2, तो ऐसे ही रहेगा। ओल्ड की हाइट कितनी है 10h और बेस कितना है 20b, ठीक। और 1/2 न्यू की बात कर रहा है, तो न्यू कितना है 13h हो गया, और ये कितना हो गया 23b हो गया, ठीक। तो अगर हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का वास्तविक क्षेत्रफल चाहिए, तो ये कह रहा है कि बढ़ाने के बाद जो है उसका क्षेत्रफल कितना है 299। तो यहाँ ये इसकी बात कर रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल आया वो 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1/2 यहाँ बी था, बी और एच गुणते कितना 13 23, कितना 13 और 23। तो 1/2 बी एच का मान इसका गुणा कर लेते हैं, कितना होगा 13 दूना 26, 260, 13 39, तो कितना हो गया 299, और इधर कितना है 299, तो ये कैंसिल हो गया। तो 1/2 बी एच का मान कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वास्तविक मतलब ओल्ड वाला, तो ओल्ड वाला क्षेत्रफल हमारा कितना था 1/2 बी एच कॉमन ले अलग कर देते हैं, और कितना 10 और 20 को अलग लिख लेते हैं। तो बी एच का मान हमारा कितना है 1 गुणित 10 20, कितना ये कितना हो गया हमारा 200, कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो था वो बेसिक था, पूरा प्रॉपर मैंने समझाया कि ये ऐसे आया कहाँ से, ठीक है, ये चीज़ें आई कहाँ से, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक। तो समझ में आ भी गया होगा। लेकिन चलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि ये इतना लंबा नहीं करना भाई। तो शॉर्ट में करने के लिए मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ थोड़ा सा कुछ देर के लिए, ठीक। तो शॉर्ट देख लीजिए, शॉर्ट देख लीजिए। तो आपको ये पता है ना कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ओल्ड और न्यू देख लेते हैं, ओल्ड और न्यू, ठीक, ओल्ड और न्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30% जो है उसका क्या है बेस बढ़ता है। तो पहले कितना था 10 बेस, पहले कितना था 1/2 और न्यू 1/2, बेस पहले कितना था 10, अब बढ़ करके कितना हो गया 13 हो गया, 30% बढ़ गया ना तो 13 हो गया। हाइट कितना हुआ है, पहले 20 थी, अब कितनी हो गई 23 हो गई। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना 200, और यहाँ कितना आएगा इनका रेशियो 299।
तो हमें दे रखा है कि बढ़ाने के बाद उनका क्षेत्रफल 299 सेमी स्क्वायर। ओल्ड और न्यू के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का रेशियो हमें मिल गया, कितना है 200 और 299। तो न्यू का हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है कि 299 यूनिट बराबर कितना 299 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक के यूनिट का मान एक, तो 200 यूनिट का मान कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो कौन सा हमारा सही है, डी। तो इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रॉपर, लेकिन समझ में आना चाहिए कि ये चीजें आई कहाँ से भाई, क्योंकि यहाँ पे बी और एच दोनों जगह कॉमन है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो दिक्कतें हैं, जो परसेंटेज बढ़ रहा है वही हम करते हैं। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि करना हमें ऐसे है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, बस बेसिक जो है वो समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेसिक नहीं, बेसिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, जो मैंने अपने पीछे लिख रखा है और दिखा भी होगा आपको। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ये आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है दो ट्रेनें ए और बी दोनों एक खंबे को 16 सेकंड में पार कर सकती। यदि ट्रेन ए और बी की गति क्रमशः 54 और 72 किमी प्रति घंटा है, तो दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हों, तो बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो ट्रेनें हैं, कह रहा है ए और बी, एक खंबा है उसको 16 सेकंड में पार करती हैं। तो आप बताइए कि वी, अगर हमें वी ए बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर एक खंबे को पार कर रही हैं दोनों, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। यहाँ पे एक खंबे को पार कर रही है ट्रेन, तो इसका मुंह यहाँ है। अब क्या है, ट्रेन पार कर गई, तो अब यहाँ खंबा यही है, ट्रेन हमारी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गया। अब मुंह इसका यहाँ है। देखिए, तो मुंह पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई के बराबर तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें अगर ट्रेन की लंबाई एल ए निकालनी हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड, स्पीड कितनी है 54, लेकिन किमी प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर दिया। और टाइम कितना है 16 सेकंड, तो एल एक हमारा मान आ गया। तो 18 तिरिक 54, 5 या 15, 16 कितना है 15, 15 2 से 25, 15 240 मीटर आ गया ये। इसी प्रकार एल बी का मान भी कितना 72 किमी प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो 5/18 से, और 16 सेकंड में ये भी पार कर रही है खंबे को, तो ये क्या होगा, ये भी वही होगा 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 320 मीटर हो जाएगा ये। दोनों की लंबाई हमें पता चल गई। कह रहा है तो जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, अब एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अब देखो तो यहाँ इनका मुंह कहाँ है, यहाँ पे है, इनका मुंह कहाँ है, ये पास पास में है। अगर ये क्रॉस कर गई एक दूसरे को, तो ये ट्रेन यहाँ, एक ट्रेन यहाँ, तो ये क्या हुई, ये ट्रेन, सॉरी यहाँ ऊपर बना लेते हैं, तो ये ट्रेन जो है ये वाली क्रॉस करते करते ये यहाँ पहुँच गई इसका मुंह, और ये इसका मुंह यहाँ, यहाँ पे देखिए जस्ट क्रॉस हुई है अभी अभी। तो इतने इन्हें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल ए चला ये, और ये एल बी, इनके बीच की डिस्टेंस पहले कितनी थी 0 थी। यहाँ पे अब देखिए कितना हो गया, एल ए एल बी दोनों की लंबाई के बराबर। तो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, अगर दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो टाइम बराबर क्या हो, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एल ए प्लस एल बी बटा कितना है, इनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो वी ए प्लस वी बी, मान रख देते हैं, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एल ए प्लस एल बी 240 प्लस 320, 240 प्लस 320, और स्पीड कितनी है इनकी 72, 54 और 72। लेकिन ये क्या है,
किमी प्रति घंटा में, तो उनको मीटर पर सेकंड से हमने क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया। तो ये कितना हो गया, 3 2 5, 560। और ये कितना हो जाएगा, 72, 7 5 12 और 4 2 6, 126 बटा 5 उड़ते 18, 18 सत्ते 126 और 7 पचे 35 नहीं करते हैं, 5 60, 7 उड़ते 5, तो ये कितना होगा, 7 8 56 80, 5 16 पंचे 80। तो टाइम कितना हमें मिल गया, टाइम मिल गया हमें कितना, 16 सेकेंड। कितना, 16 सेकेंड में ये क्या करेंगी, एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक, तो ये हमारा जो था वो बेसिक मेथड था कि कैसे किया। अब आप बताइए, यहाँ पे शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। शॉर्ट में ये कह रहा है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, 16 सेकेंड में एक खंबे को पार कर रही हैं, एक खंबे को 16 सेकेंड में पार कर रहे हैं, मतलब टाइम सेम है। तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम सेम है तो स्पीड जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के। तो ए की बात हो रही है और बी की। तो स्पीड का रेशियो इनका दे रखा है कितना, 54 एंड 72। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 18 3 54, 18 4 72, मतलब कितने का रेशियो आ गया, 3 और 4 का। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, 3 एंड 4 का रेशियो डिस्टेंस का भी होगा। कितना होगा, 3 एंड 4 का रेशियो होगा इनका, डिस्टेंस का भी तो यही रेशियो होगा। तो हम मान लेते हैं कि इनका जो है डिस्टेंस 3x है और इनका डिस्टेंस कितना है, 4x। ठीक, कितना है, 3x एंड 4x। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पीड कितनी है इनकी, 54x। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस 3x बराबर कितना, 54 की स्पीड से जा रहा है 54, तो यहाँ कितना, 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। और टाइम कितना है, 16 सेकेंड। तो 18 3 54, 5 3 15, 16 240। तो 3x का मान 240, तो x का मान कितना, 80। x का मान 80, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 320 मीटर। यहाँ ट्रेन की लंबाई इतनी, यहाँ ट्रेन की लंबाई कितना, 240। अब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम पूछ रहा है तो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 560। और इनकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है इनकी, ये है 126 किमी प्रति घंटा। तो 5/18 से भाग दे दिया, तो 18 7 126, 7 8 56 और 5 16। तो टी का मान कितना आ गया हमारा, 16 सेकेंड आ गया। तो आपको जो अच्छा लगे वो करिए, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए, साथ के साथ ट्रिक भी आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके ध्यान से आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ करके छोड़िए मत, सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, कह रहा है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 7 और 9। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 7 और 9। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, तो -6 लिख दिया हमने। आगे कह रहा है और 4 वर्ष बाद बी और ए की आयु का अनुपात, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से पढ़िए। कितने, 4 वर्ष बाद, तो प्लस का 4 प्रेजेंट एज से। ठीक, प्रेजेंट एज से 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है, बी और ए का आयु का अनुपात, मतलब बी 7 है और ए कितना है, 6, इतना है।
और यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है तो ए बी सी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक बात बताइए कि यहाँ पे ए और बी जब चाहे जितने दिन बड़े हो जाएं, अगर मान लीजिए ए अगर आज ए और बी एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर ए 5 साल का है और बी 6 साल का है, ठीक है मान लेते हैं आज, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, 6 वर्ष बाद दोनों तो बढ़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे इनका डिस्टेंस कितना है, मतलब इनके एज के डिफरेंस 1 साल, और यहाँ भी इनके एज का डिफरेंस 1 साल है। आप कितना भी बढ़ा लीजिए, चाहे यहाँ पे आप 7 साल और बढ़ा लीजिए, तो 12 7 19 हो जाएगा, यहाँ 11 7 18 है, तब भी एज डिफरेंस क्या है इनका वही रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ कहता है कि अगर इन 6 साल पहले इतना थे और 4 साल बाद इतना होंगे, तो इनके बीच का जो एज डिफरेंस वही रहेगा। तो यहाँ इनका एज कितना डिफरेंस कितना है 2 है, लेकिन यहाँ कितना है 1 है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, एज डिफरेंस बराबर करना है, तो यहाँ पे क्या करना है 2, यहाँ पे भी 2 लाना है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लाना है। तो हम क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो अब हमारी एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ हो गई 12, यहाँ कितनी हो गई 14। ठीक, अब देखिए कितना 2, यहाँ 12 से 14, 7 से 9, 2 बराबर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कितना 9 से 14 हो रहा है, मतलब 5 यूनिट बढ़ रही है। लेकिन एज कितनी बढ़ रही है, प्रेजेंट एज से 6 साल पहले और प्रेजेंट एज के 4 साल बाद, तो जोड़ लीजिए कितना होगा, पहले प्रेजेंट एज पे आएगी तो 6 साल जुड़ेगा, फिर 4 साल बाद कितना हो गया, टोटल 10 साल हो गया अंतर इनका। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 2 साल, 2 साल हुआ। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा 18 साल, और 7 यूनिट का मान कितना 14 साल। तो ये देखा जाए तो 6 साल पहले की एज है, तो प्रेजेंट एज कितना होगा इनका, प्रेजेंट एज इनका कितना हो जाएगा भाई, तो 6 साल पहले 18 साल था, तो आज इनकी एज कितनी है 18 6 24, कितनी 24, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 साल प्रेजेंट एज। कह रहा है सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु कितनी है 24 साल, और 4 वर्ष अधिक है तो मतलब कितना 28 साल। 28 साल तो कौन सा हमारा सही है, सॉरी 28 साल आ गया सी का। तो हमसे पूछा क्या ए बी और सी की वर्तमान आयु का औसत बताना है। तो ए की पता है, बी की पता है और सी की, ए का कितना है एवरेज निकालना है 3 लोगों का। तो ए का प्रेजेंट एज कितना है ये है 20, बी का कितना 24 और सी का कितना 28, और 3 साल 3 लोग हैं तो 3 से भाग दे दिया, तो कितना 20 दूनी 40, 20 3 60 और 8 4 12, 60 12 72 बटा 3, 24 9 48 3 72, तो कितना आ गया एवरेज एज 24 साल। कितना आ गया 24 साल, तो कौन सा हमारा आंसर सही है सी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका माइंड शार्प होगा और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल के गति का अनुपात दिया है, मतलब धारा के अनुकूल मतलब क्या डाउन स्ट्रीम, और वी अप स्ट्रीम विपरीत दिया है कितना 3 और 1 का अनुपात दे रखा है। और आगे कह रहा है नाव 8 घंटे में धारा के अनुकूल 96 किलोमीटर जाती है। धारा के अनुकूल जो है कितनी 96 किलोमीटर 8 घंटे में, तो यहाँ पे धारा के अनुकूल स्पीड मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 1 का 8 12 8 96।
तो 12 किमी प्रति घंटा मिल गया हमें। VDS का मान मिल गया हमें कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 3 यूनिट का माना है मान, तो 1 यूनिट का कितना, 4, 1 यूनिट का यहाँ पे 4 किमी प्रति घंटा हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल दिशा में 108 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन वी अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना है, 108 किमी। स्पीड हमारी कितनी है अप स्ट्रीम की, 4 किमी प्रति घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो कितना घंटे लग जाएगा, 27 घंटे। कितना घंटे लग जाएगा, 27 घंटे। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था क्या, बहुत सिंपल। ये तो माइंड में ही आप कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, ये मत सोचिए कि इसमें वेरिएबल दिया है और छोड़ के चले जाए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस वेरिएबल देकर के आपको कंफ्यूज किया उसने। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, बस वेरिएबल को देख करके सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई भी किया होगा। कह रहा है ट्रेन पी जिसकी गति 72 किमी प्रति घंटा है और लंबाई x मीटर है। ट्रेन कोई पी है तो VP मान लेते हैं। इसकी स्पीड कितनी है, 72 किमी प्रति घंटा है। तो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आगे 36 सेकेंड दिया है, तो मीटर पर सेकेंड में 5/18, तो 18 चौक 72, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। और कह रहा है लंबाई x मीटर है, मतलब LP, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं LP, जो कि कितनी है, x मीटर। कह रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई उसकी स्वयं की लंबाई से 2 गुना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, कह रहा है कि उसकी स्वयं की लंबाई से 2 गुना है। तो उसकी स्वयं की लंबाई कितनी है, x, तो 2 गुना मतलब 2x। 2 गुना है, उसने बोला 2 गुना अधिक नहीं है। अगर 2 गुना अधिक बोला होता तो हम यहाँ पे कितना, x तो लेते ही लेते हैं, 2 गुना अधिक मतलब 2x प्लस 3x हो जाता बराबर, 3 ही गुना हो जाता। लेकिन उसने बोला कि सिर्फ 2 गुना है, तो 2 गुना हमने ले लिया। कह रहा है 36 सेकेंड में पार करती है। टाइम कितना लगता है, 36 सेकेंड। तो P के लिए, ट्रेन P के लिए उसने इतनी कहानी दे दी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी भाई, मैंने बताया ना कि अगर ट्रेन ये है और किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसकी डिस्टेंस x है और इसकी 2x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, 3x। और टाइम कितना ले रही है, 36 सेकेंड। तो सॉल्व कर लेते हैं 12, तो x का मान कितना हो गया, 240। ये क्या है हमारी, तो x हमारी जो थी, ये ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई हमारी, 240 आ गई। कितनी आ गई, 240 मीटर आ गई। और प्लेटफॉर्म की कितनी आ गई, 480। कितनी आ गई, 480 मीटर। अब आगे कह रहा है ट्रेन Q जिसकी लंबाई 120 मीटर है। तो ट्रेन Q के लिए बात कर लेते हैं, तो LQ में ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, x प्लस 120 है। तो x का मान हमें पता हो गया कितना, 240 प्लस 120, टोटल कितना हो गया, 360 हो गया, 360 मीटर। और गति ट्रेन P की गति का दुगुना है। तो P की गति कितना है, ट्रेन VQ की गति मान लेते हैं, तो कितनी है, 2 ऑफ VP। तो ये कितना है, हो जाएगा, P 20 है, तो ये कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड आएगा।
ठीक, तो बोल रहा है वह उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, कितना हमारा आया 480 मीटर का प्लेटफॉर्म है। अब हमसे पूछ रहा है टाइम कितना लगाएगा, तो टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, ट्रेन खुद की लंबाई 360 मीटर तो तय करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 480 मीटर, और स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो कर लेते हैं सॉल्व, कितना हो जाएगा 36 और 48 कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8 8 6 14 84 40, 4 दूनी 8 4 1 का 4, कितना टाइम लगाएगी 21 सेकेंड, कितना टाइम लगाएगी 21 सेकेंड। तो वी क्यू जो है वो कितना टाइम लगाएगी, टी क्यू 21 सेकेंड में क्या करेगी, वो पार कर जाएगी पुल को। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि हमारी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे और आप प्रैक्टिस करते रहें और एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन पा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।